टैक्सेबल होती थी या एग्जेम्प्ट होती थी बच्चे? ओहो, ठीक है जी। तुम्हारी जो एग्रीकल्चरल इनकम होती है वो वैसे तो एग्जेम्प्ट थी कौन से सेक्शन में? 10 सबसेक्शन 1। अगर जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कहां पर है? इंडिया में। और अगर एग्रीकल्चरल लैंड आउटसाइड इंडिया है तो टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल, वेरी गुड। और अगर इंडिया में है तो एग्जेम्प्ट। लेकिन यहीं पे आगे झमेला आ गया था, सब्जेक्ट टू पार्शियल इंटीग्रेशन। और अगर पार्शियल इंटीग्रेशन लग गई तो टैक्स लग जाएगा, नहीं लगी तो सारा का सारा एग्जेम्प्ट रहेगा। पार्शियल इंटीग्रेशन कितने लोगों पे लगती थी बच्चे? इंडिविजुअल, एचयूएल, एओपी, बीओवाई, आर्टिफिशियल, जुडिशियल, पर्सन। एक बात आपको बता दूं, ये कैटेगरी इसलिए बनी हुई है, इन सब के ऊपर स्लैब रेट लगता है। ठीक है, ये सारी कैटेगरी लोगों के ऊपर फ्लैट रेट नहीं लगता, स्लैब रेट लगता है बच्चे। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी कंडीशन क्या थी? सॉरी, ये तो एलिजिबिलिटी हो गई थी। उसके बाद कंडीशन नंबर ए और कंडीशन नंबर बी। कंडीशन नंबर ए क्या थी? योर एग्रीकल्चरल इनकम शुड एक्सीड 5,000, नॉन एग्रीकल्चर इनकम शुड एक्सीड स्लैब रेट। 60 साल से नीचे होगा तो 2.5 लाख, जैसे ही 60 साल के हो गए तो 3 लाख, और अगर 80 टच हो गए तो 5 लाख। वो देख लेंगे जिन बच्चों का नहीं हुआ। तो अगर ये कंडीशन होगी तो पार्शियल इंटीग्रेशन लग जाएगी, और अगर लग गई तो वो स्टेप 1 2 3 4 5 करके हमने सीखा। क्लियर है बच्चे? इसके बाद हमने क्या देखा था? एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब, ओहो, एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन देखी थी। और आपको याद है एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में थी वैसे? हाँ, 2 क्लॉज 1A। और इसके अंदर 3 पॉइंट थे। सबसे पहला था एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड। दूसरा, एनी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। और क्या पर्पस है? एग्रीकल्चर पर्पस। अगर आपने जो एक्टिविटी करी है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करी है तो यहाँ आ जाएगा। फिर इसी में हमने देखा था कि भाई, हाँ अच्छा चलो लिख देते हैं पहले, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। याद है फार्म बिल्डिंग की बातें समझी थी हमने। हालांकि ऊपर सेकंड पॉइंट पे बोलूंगा एक बार, एग्रीकल्चर पर्पस या एग्रीकल्चर एक्टिविटी कब माना जाता है कि आपने करी है? बेसिक ऑपरेशन या सब्सिक्वेंट ऑपरेशन? बेसिक ऑपरेशन हो गए, सब्सिक्वेंट भी हो गए, तो क्या एग्रीकल्चर इनकम है? बिल्कुल है। बेसिक हो गए, सब्सिक्वेंट नहीं है तो भी है। ये नहीं हुआ और ये हुआ तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं। इस बात की एक एक्सेप्शन थी, भाई बेसिक होना जरूरी होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन थी। क्या एक्सेप्शन? इनकम फ्रॉम नर्सरी, सीडिंग, सैपलिंग्स ग्रोन इन द नर्सरी। ठीक है, तो वो चीज पे जब बेसिक ऑपरेशन नहीं हुए तो भी क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम मान लिया जाएगा। फिर हमने फार्म बिल्डिंग देखा था, और हमने देखा था फार्म बिल्डिंग की इनकम को एग्रीकल्चर मान लिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मान लिया जाएगा। अब मैं बाइफरकेट कर रहा हूँ रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर। याद है वो टैक्सेस से रिलेटेड? तो भाई फार्म बिल्डिंग किधर है? रूरल में, अर्बन में, अलग अलग कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या थी? बिल्डिंग शुड बी इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड। तो जो बिल्डिंग है ना, वो भाई एकदम नजदीक होनी चाहिए लैंड के। वो पॉइंट यहां भी था, यहां भी था। दूसरा पॉइंट, इट शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द फार्मर, है ना? तो बेसिकली ये जो यूज कर रहा है वो फार्मर ही यूज कर रहा है। तीसरी कंडीशन क्या थी? ड्वेलिंग के लिए, रहने के लिए वो फार्मर की भाई पूरा दिन काम करके, या फिर स्टोरेज, है ना, स्टोर करने के लिए, या फिर ड्वेलिंग के लिए था बच्चे। अरे सर ये तो एकदम सेम चल रहा है। हाँ बेटे, क्या रूरल पे चौथी कंडीशन थी? नहीं थी। अर्बन पे क्या थी? भाई साहब टैक्सेस जो भी उस म्युनिसिपैलिटी जहां पर भी आप फॉल कर रहे हो, यू शुड बी असेस्ड टू द लोकल टैक्सेस। ठीक है, लैंग्वेज आपको एग्जैक्ट लिखनी पड़ती है, ये तो एक समरी और दिमाग में फ्रेमिंग हो जाती है। यू शुड बी असेस्ड टू द लोकल टैक्सेस। अगर ऐसा है, अगर ये भाई तीनों कंडीशन फुलफिल कर गया तो फार्म बिल्डिंग की इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। और अर्बन वाला अगर ये चार फुलफिल कर गया तो फार्म बिल्डिंग की इनकम एग्रीकल्चर। यही तक करा था ना हमने। अगर मैं इसके बाद आपको एक चीज और बोलूं, एक चीज करी थी, कभी कभी कोई ऐसे प्रोसेस होते हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन उसको टू रेंडर इट फिट फॉर द मार्केट यूज,
वो अगर हो तो उस प्रोसेस से रिलेटेड इनकम को क्या बोल दिया जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम। का ये सब क्लियर है आप? या मैं कह सकता हूँ नहीं, यहीं तक ही बात करेंगे। आइए अब हम बात को फर्दर आगे बढ़ाएंगे सर। चलिए आइए बच्चे। अच्छा एक बात बताइए, एक जगह पे मिल जाएगा ना, सीधा बोल दूंगा। ठीक है, आ गया हमारा। ठीक। अच्छा, अब आपको ध्यान है, हम लोग ना एक, जब हमने क्लास ये स्टार्ट करी थी एग्रीकल्चर इनकम की, तो मैंने आपको बोला था एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर एक प्रैक्टिकल पोर्शन है और एक थ्योरी। अब आप थ्योरी समझ पाएंगे, टू क्लॉज बने जो थी वो थ्योरी थी, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। प्रैक्टिकल के अंदर आपको याद है, एक तो हमने पार्शियल इंटीग्रेशन लिखा था और उसके नीचे कुछ रूल लिखे। ठीक है, हाँ। तो अब हम देखेंगे रूल 7, रूल 7A, रूल 7B एंड रूल। ठीक है जी। अब मैं आपके साथ ये बात करूंगा, 20-25 मिनट में ये बात खत्म होगी, फिर एक एग्रीकल्चर एंड रूरल अर्बन कैसे होता है वो देखेंगे और बात खत्म होगी। ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या एक बिजनेस में ऐसा हो सकता है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी कर रहा हो और फिर उससे बिजनेस एक्टिविटी भी कर रहा हो? मतलब सर, मतलब ये भाई, एक बात बताइए, जो अगर जैसे आपने देखा होगा जैसे स्टारबक्स, तो वो कॉफी बीन्स यूज करता है, तो क्या लग रहा है, वो खुद उगाता होगा या खरीद लेता होगा, क्या लग रहा है? पर ऐसा हो सकता है, उसने बोला भाई मुझे भरोसा नहीं है किसी की कॉफी ग्रोन पे, मेरे को एकदम इतनी बढ़िया क्वालिटी चाहिए, मैं तो उगाने से लेके एंड तक कस्टमर तक जा रही है, मैं पूरा कंट्रोल रखूं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। इसी तरीके से एक बात बताइए, आप सभी बच्चे क्या चाय पीते हैं बच्चे? एवरीबडी। ठीक है। तो टी का क्या सेटअप होता है, मतलब टी कहीं पे पड़ी होती है और ऐसी बस बॉक्स में डाल दी, या टी लीव्स होती हैं? टी लीव्स होती, ठीक है। कौन सी चाय आती है वैसे घर में टी इफ आई आस्क, कौन सी होती है? हाँ, याद नहीं? ताज। ओके, ताज की आती है। और ठीक है, हाँ तो मान के चलो, जैसे सपोज करो ताज की टी है, तो आपको क्या लग रहा है, पहले ये टी लीव्स जो होती होंगी, पहले ये प्रोसेस होती होंगी नहीं होती होंगी? आई मीन सबसे पहले अगर मैं बोलूँ टी लीव्स को, क्या मैं कह सकता हूँ पहले ग्रो करा होगा, फिर टी लीव्स को क्या करा होगा, प्रोसेस, और भाई उसके बाद उसको पैकिंग मटेरियल, मार्केटिंग, सारी चीजें तो साथ में ही हो रही है ना। तो सवाल ये है, अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे ताज जो है, कहने से टाटा का प्रोडक्ट है ना या नहीं? टाटा टी, ताज, आई एम नॉट श्योर मेरे। अच्छा, ठीक है। तो मान लो ताज टी जो है, मान लो उसने टोटल कितने रुपए की सेल करी, 100 करोड़, और इसमें उसका
मतलब सेल क्या करी, पूरा प्रोसेस उसका, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी उसी की है और नॉन एग्रीकल्चरल भी उसकी। उसने सेल कितने की करी, 100 करोड़ की। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कॉस्ट क्या हुई, सर जी कॉस्ट हुई 70 करोड़ की। अच्छा जी, 70 करोड़ की कॉस्ट, क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रॉफिट कितने का हुआ, 30 करोड़। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या ये सारा का सारा प्रॉफिट इसको बिजनेस इनकम बोल दूं, या इसमें से कुछ एग्रीकल्चरल इनकम है और कुछ नॉन एग्रीकल्चर? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बेसिकली क्या ऐसे बिजनेस होंगे जिसमें पहले वो ग्रो कर रहा है एग्रीकल्चर एक्टिविटी, और फिर उसी को खुद ही प्रोसेस कर रहा है, एंड दैट बिकम्स योर बिजनेस एक्टिविटी। और भाई इतना बड़े बिजनेस के अंदर सर 1 to 1 मेरे पास डिटेल होनी चाहिए वैसे तो, बट क्या कोई शॉर्टकट है कि सीधा प्रॉफिट निकले और इतने परसेंट एग्रीकल्चर इतने नॉन एग्रीकल्चर? कैसा हो सकता है? 100% है। तो सरकार कहती है अगर तुम्हारा टी का बिजनेस है, अभी आपको मैं सारे दिखाऊंगा, अगर आपका टी का बिजनेस है तो 40% एग्रीकल्चर एंड 60% इज नॉन। परसेंट मैंने आगे पीछे लिख दी, बट अभी मैं ये नहीं बोलूंगा, जब टेबल बनाऊंगा तो ये होगा 60-40 इधर, यहाँ पे 60 एग्रीकल्चर है वैसे। बट मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि ऐसे कुछ स्पेसिफाइड बिजनेसेस है जिसपे सरकार कह रही है भाई तुम रहने दो, तुमसे मैं अलग अलग डेटा नहीं मांग रही। मैं ये नहीं बोल रही कि चाय बनाने की कॉस्ट कितनी, मैन्युफैक्चर करने की मतलब एग्रीकल्चर उसकी सेल कितनी, नहीं। आपका बिजनेस आसान हो जाएगा, तुम सिर्फ प्रॉफिट निकालो, कुछ परसेंट एग्रीकल्चरल कुछ परसेंट नॉन। कहिए साहब जी, क्या मैं कह सकता हूँ? आपको लग रहा है अगर आप एक बिजनेसमैन है आप ये लोगे या नहीं लोगे, क्या लगता है? सही है भाई, इतना डेटा बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है ना, सीधा सीधा सेल में से अपनी पूरी कॉस्ट माइनस करो। क्या दिमाग लगाऊं मैं कि कितना एग्रीकल्चर कितना नॉन, कौन से प्रोसेस एग्रीकल्चर कौन सा प्रोसेस नॉन एग्रीकल्चर, सीधा सेल माइनस कॉस्ट इतना परसेंट। ये तो ये सेक्शन क्यों आया है, जिंदगी आसान करने के लिए आया। क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस होता है कि सरकार सीधा सीधा बोलेगी कि अगर आपकी इनकम पार्शली एग्रीकल्चरल है एंड पार्शली फ्रॉम बिजनेस है, और अगर आपका धंधा जो है वो किससे रिलेटेड है बेटे, इनकम ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कौन सा रूल है जी ये, रूल ए। तो आप स्टेप नंबर 2 देखिए, 60% क्या मानी जा रही है, नेट एग्रीकल्चर इनकम, मतलब 60% एग्रीकल्चरल और 40% क्या मानी जा रही है, बिजनेस है। हमें इससे ज्यादा गहराई में नहीं जाना, सर टी के अंदर ये प्रोसेस है तो क्या मेरे को ये सब नहीं करना। मैंने आपको रूल 8 बातों बातों बता दिया। रूल नंबर 8 ये कहता है अगर आपका चाय का बिजनेस है और आप ग्रो भी कर रहे हो और बेच भी रहे हो, तो भाई 60% आपकी एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्री। क्लियर है बच्चे? चलिए तो एक बार आप हेडिंग लिख लीजिएगा, नोट्स बना लेंगे इसके, इनकम विच इज पार्शियली एग्रीकल्चरल एंड पार्शियली फ्रॉम बिजनेस। बहुत ही छोटी सी समरी बन जाएगी, ठीक है। हेडिंग डाली बच्चों ने? अच्छा सर ये जो है ना, पहले वाला रूल 7 वो मैं पहले नहीं कराऊंगा, पहले मैं आपको कराऊंगा 7A 7B 8। आइए सबसे पहले देखते हैं 7A कौन सा है, हेडिंग डाल लीजिएगा, रूल 7A, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबड़। ओ माय गॉड, सर रबड़ भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है क्या? ठीक है, इसके अंदर एक होता है प्लांट होता है, उसमें जो उनका जो होता है वो लेटेक्स बोलते हैं उसको, समझ रहे हो? तो बेसिकली जैसे एमआरएफ टायर्स है, आपको क्या लग रहा है टायर कैसे बन रहा है, भाई कोई ना कोई तो भाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही है, बात इतनी समझने की। लेकिन आप मुझे बताइए एमआरएफ कैसा हो सकता है, वो खुद ही उस प्लांट को ग्रो करे, रबड़ प्लांट हो जो भी नाम है उसके अंदर मुझे नहीं जाना, उसी से ही कोई चीज एक्सट्रैक्ट करे, उसकी प्रोसेसिंग करे और टायर बना रहा हो सकता है नहीं हो सकता? और कोई कंपनी जो टायर मैन्युफैक्चर करते हुए साइड पर, सीएट और अपोलो टायर्स, जेके टायर, जैसे बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां बैठी इनके स्टॉक प्राइस 5 साल में 5 गुना 3 गुना हो चुकी है। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये हुआ भाई, यू आर इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग
एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। तो आप मुझे बता दो, ज्यादा लंबी कोई पूरा पढ़ने की बात नहीं है। 35% क्या मानी जा रही है? एग्जैक्टली। सो दैट मीन्स, अभी आप कुछ लिखना मत, ठीक है। 35% क्या बोलूं, एग्रीकल्चरल या नॉन एग्रीकल्चरल? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। और 65% बच्चे, ओके। छोटा सा लिख लो वैसे, उसी के नीचे हेडिंग डालिए तो, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, पहले हमेशा नॉन एग्रीकल्चरल लिख देंगे, ठीक है, 35%, और एग्रीकल्चरल इनकम 65%। नहीं, रूल 7 है था ना, जैसे मैं बता दूं, हमने जैसे बी पार्ट नहीं, आपने सबसे पहले रूल 7 ए लिखा होगा ना, और 7 ए के अंदर नाम लिख दिया होगा, ठीक है। तो बस उसके नीचे लिख दो कि मेरा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितना परसेंट है, 35%, एंड एग्रीकल्चरल इनकम कितना है, 65। रबड़ के अंदर 65 और 35 का रेट चल, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी। और ये कौन सा रूल है बच्चे, 7B। पहले हेडिंग डालिएगा, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी। और रूल याद रखना हमने, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, ठीक है बच्चे। अब एक बार ध्यान से सुनो, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है सर, वो कुछ कह रहे हैं सर, 25% नॉन एग्रीकल्चर, मतलब आपका बिजनेस का धंधा कितना माना जा रहा है, 25%, ठीक है। अभी लिखना मत, फिर कुछ बी भी बना दिया इसने एक और उसमें कितना कर दिया इसने, 40%। 40% को क्या बोल रहा है ये, यानी कि सेकंड वाले पॉइंट में कह सकता हूँ बिजनेस की एक्टिविटीज बढ़ गई, तभी तो 25 से कितना कर दिया, 40। आइए पढ़ते हैं क्यों। इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी दैट इज ग्रोन एंड क्योर। ये दो प्रोसेस हो, आपको पेपर में ध्यान रखना होगा। अगर कॉफी के बिजनेस के अंदर सिर्फ दो वर्ड्स लिखे हैं, दैट इज ग्रोन एंड क्योर, ओके भाई, क्योरिंग के प्रोसेस, ठीक है। तो 25% बिजनेस, 75% एग्रीकल्चर। लेकिन अगर कॉफी इज ग्रोन, कॉफी इज क्योर्ड, इट इज रोस्टेड, इट इज ग्राउंडेड, ऐसे नाम आगे भाई, हमें क्या करना, प्रोसेस के अंदर थोड़ा जाएंगे। लेकिन आप मुझे बताइए किसके अंदर आपको बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा दिख रही है, तो इसलिए उसको 40% कर दिए, ठीक है। तो अगर ग्रोन और क्योर्ड तक है बेटा, पेपर में 7 तक आता है, अगर ग्रोन क्योर्ड होगा तो 25 75 है, और अगर ग्रोन क्योर्ड के आगे लिख दिया रोस्टेड ग्राउंडेड, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, 40% एंड 60। क्लियर है साहब। तो अब क्या करेंगे, हेडिंग आपने लिख दी, और अब क्या कर दीजिए, अगर सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है ग्रोन एंड क्योर्ड, तो लिख दो 25%, 75% एग्रीकल्चरल, और ये हो गया नॉन एग्रीकल्चर, सॉरी, नॉन एग्रीकल्चर पहले होता है, नॉन एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चर। और अगर लिखा हुआ है ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड, तो 40% हो जाएगा और 60%। ओके, लास्ट डे में तो बेटे 10 मिनट में चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज हो जाता है, समझ रहे? क्लियर। ओके, हमने पहले कौन सा लिखा था, रबड़। रबड़ कितना परसेंट था, एग्रीकल्चरल 65, और फिर हमने कॉफी लिख दिया, एग्रीकल्चर 75। अब आपको 2 मिनट में बात समझ आ जाएगी। अगला क्या है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी।
और टी के अंदर क्या हो रहा है जी, 40% क्या माना जाएगा, नॉन एग्रीकल्चरल, और बचा हुआ एग्रीकल्चर। लिख दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, income from growing and manufacturing of tea and non-agricultural is 40 and agricultural is 60. बेसिकली हेडिंग डाल दे, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, और साथ में रूल लिख देंगे, रूल नंबर 8। ठीक है, 40% मान लोगे आप नॉन एग्रीकल्चरल, बिजनेस से जो आया तेरा 40, एग्रीकल्चर से जो आया वो 60%। क्लियर है? ओके, अब एक रूल है जो समझाना होगा, उसमें परसेंटेज नहीं है सीधी। ठीक है, अच्छा नोट कर लिए फिर बच्चों ने? अच्छा एक छोटी सी चीज बोलता हूँ, मतलब अब आपको एग्जीक्यूशन समझ आएगी। सपोज करो बच्चे, एक इंसान है मिस्टर ए, और उसका टी का बिजनेस है, ग्रो भी करता है और प्रोसेस भी करता है, सेल करता है 10 lakhs, कॉस्ट है 4 lakhs। कैन यू टेल मी द प्रॉफिट? 6 lakh। कैन यू टेल मी आउट ऑफ दिस 6 lakh how much is agricultural income and how much is non-agricultural? Agricultural income 60% हो जाएगी, that is 3.6 lakhs, and non-agricultural 40%, that is 2.4। यही है ना काम? ना मुद्दे की बात ये हो रहा, जब ये निकल गया तो क्या अब पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा? बिल्कुल लगेगा। समझ रहे हो? एक बंदे की इनकम निकाल दिया आपने, लेकिन अब इसके बाद क्या है, अगर मैं बोलूँ इसकी, जब अगर मैं कंप्यूटेशन करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ये इंसान की अगर मैं जीटीए निकालूंगा, हमने सॉल्व नहीं करना, बट मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ कि हमने पहले क्या करा वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम क्या निकाल देंगे, इंसान की टोटल इनकम। पांचों हेड में से एक बात बताओ, ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कहने से बिजनेस इनकम होगी तो किधर आ जाएगी, पीजीबीपी इनकम। अच्छा एक छोटी सी चीज, अब वैल्यू इतनी कम है ये, एग्रीकल्चर 3.6, नॉन एग्रीकल्चर 2.4। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या, और ये इंसान कौन है, इंडिविजुअल, तो एलिजिबिलिटी तो हो रही है पार्शियल की, कंडीशन फुलफिल हो रही है। 5,000 से ज्यादा है एग्रीकल्चर इनकम, क्या स्लैब से एक्सीड हुआ? नहीं, तो भैया ऐसी बात है, यहाँ पे पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लग रहा है। और आप ये मत सोचना बेटे पेपर में इस लेवल तक नहीं आएगा, इस लेवल तक का एनालिसिस आ जाएगा, इतने से छोटे से 2 नंबर के सवाल सारे पॉइंट लग जाएंगे आपको। लेकिन अगर मैं एक बार के लिए बोलता, अगर ये 10 लाख की जगह 10 करोड़ होता, तो प्रॉफिट कितना हो जाता, 6 करोड़। ठीक है, तो 3.6 करोड़ एंड 2.4 करोड़। अब तो लग जाता पार्शियल, और अब लगेगा तो आप कैसे दिखाते हैं, आप पीजीबीपी इनकम कितनी दिखाते हैं आप, 2.4 करोड़। अदर सोर्स में एग्रीकल्चरल इनकम दिखाता मैं, पर वो क्या हो जाता, एग्जेम्प्ट हो जाता, तो मेरा जीटीआई कितना आ जाता, 2.4 करोड़। फिर मैं 6 की डिडक्शन दे देता और मेरी टोटल इनकम आ जाती। मतलब समझ आ रहा है इनकम कैसे चली गई? बताइए, क्लियर है ना बच्चे? चलिए, मतलब लिखना नहीं है बट आगे कनेक्ट बनना चाहिए बस। ठीक है जी, ओके। बस बेटे लास्ट बात, और बस फिर नमस्ते। दैट इज रूल नंबर 7। एक बार रूल नंबर 7 की हेडिंग सामने से आपको पढ़ाऊं तो सही रहे, फिर एग्जाम्पल ही बनेगा इसके ऊपर। क्या एक बार पढ़ेंगे आप रूल नंबर 7? क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। भाई एग्रीकल्चर सिर्फ 3 थे क्या, रबर, कॉफी एंड टी? सर पोटेटो से भी तो बिजनेस करा जा सकता है,
एक फार्मर पोटेटोज ग्रो कर रहा है, उसके चिप्स बना रहे हैं, अंकल चिप्स बेच रहा है बेटे, लेस का पैकेट बेच रहा है, कुरकुरे बेच रहा है, क्यों नहीं हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है। तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? पोटेटोज कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? एनी प्रोडक्ट। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर कौन नहीं आएगा? हालांकि वैसे रबड़ का भी अलग है, बट ठीक है, टी वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। पर अगर रबड़ और कॉफी वाले चाहें कि नहीं नहीं, हम वो वाला रूल नहीं लगाना चाहते, हम ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहते, तो वो लगा सकते। इस लेवल तक आता लिए है कि एनालिसिस अपना जाना चाहिए, एक बार हेडिंग लिख दीजिएगा, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट अदर देन टी। ये वाला लिखना कुछ जो मैंने अभी येलो में मार्क कर दिया, ये पूरा लिखना। नहीं नहीं, वो तो मैं समझाऊंगा, और कहानी बनेगी उससे पूरी। आपको सिर्फ हेडिंग लिखनी है एक बार। लिख लिया? चलिए, आइए साहब जी, एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि सर एक इंसान है, मिस्टर ए, जो कि फार्मर है बेटे, और वो क्या ग्रो कर रहा है सर जी? क्या है बेटे? उपले नहीं है बेटे बीज। एग्जैक्टली, एकदम क्लियर दिख रहा है बेटे, that these are potatoes. Okay. और ये सब क्या है बेटे? बताया था ना, फ्रेंच फ्राइज। ठीक है, नहीं नहीं, फ्रेंच फ्राइज नहीं है, बस मतलब समझ लो। ठीक है, पोटेटोज ही है। सर पोटेटो को ग्रो करने की कॉस्ट पता होती है फार्मर को? नहीं पता होती? तो पता ही लगेगी तो जिनमें प्रॉफिट कैसे निकालेगा वो। समझ रहे हो? तो बेसिकली फार्मर को कॉस्ट पता है बेटे, कितने रुपए की कॉस्ट है बच्चे? 10 लाख। और उसको ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं इसको मार्केट में बेचूं, मैं बेच नहीं रहा हूं, आई एम सेइंग एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू, दैट्स 18 lakhs। पर क्या मैं बेच रहा हूँ? बेच नहीं रहा, मैं इस पोटेटो को मशीनरी में डालूंगा, क्योंकि इस बंदे ने कहा भाई ये तो एग्रीकल्चर, इस पे रुक जाऊंगा तो वो है, असली प्रॉफिट तो तब है जब पैकेट में डाल के बेचूंगा, तब फायदा मिलेगा मुझे। तो ये बंदे ने बेचा नहीं है बेटे, इन्हें ग्रो करे। और अभी ये क्या कर रहे हैं बच्चे, ये सारे पोटेटोज मशीनरी में प्रोसेस हो रहे हैं, फैक्ट्री में प्रोसेस हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ कि एक फैक्ट्री है? बोल सकता हूँ ना बेटे? और सर फैक्ट्री की भी अपनी कॉस्ट होगी नहीं होगी? फैक्ट्री की कॉस्ट अपनी होगी नहीं होगी? लेबर होगा, फैक्ट्री का रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल एक्सपेंस, ठीक है, सुपरवाइजर, ऐसे करके भाई बहुत सारे खर्चे होंगे। मैं तो कह रहा हूँ सर, कितने का खर्चा हो गया बेटे? 30 लाख रुपए का खर्चा हो। आप इस फार्मर के एंगल से सोचिए, कहानी समझ आनी चाहिए। फार्मर के एंगल से बताओ कितना खर्चा कर बैठा हो? 40 लाख रुपए खर्चा करो। और फाइनली अब ये इसने जो प्रोडक्ट बनाया वो क्या बनाया बच्चे? अंकल चिप्स। सर कितने पैकेट बन गए बेटे? 1 लाख पैकेट्स बन गए। और सर कितने का बेचेगा सर ये? 1 लाख है बस। एक पैकेट कितने का बेचेगा बेटे? 50। 50 की जगह बेटे 80 रुपए कर दू, प्रॉफिट ज्यादा नहीं दिख रहा था? ठीक है जी। एक पैकेट कितने रुपए का? 80 रुपीज का। ना मेरा आपसे सवाल है, छोड़ो ना, आप सिर्फ उसकी गणित बताओ ना। सेल प्राइस कितना हुआ? 80 लाख। सेल प्राइस 80 लाख है। कॉस्ट कितनी है? एग्जैक्टली 40 लाख। व्हाट इज हिज प्रॉफिट? नाउ कैन आई से सर इसमें से कितना एग्रीकल्चरल और कितना? यही तो सवाल है। और ये कोई चाय तो बेच नहीं रहा जो मैं रेशियो लगा दूं, कॉफी तो है नहीं जो रेशियो लगा दूं, रबड़ तो है नहीं, ये तो पोटेटोज का धंधा हो गया।
तो आप मुझे बता दो एग्रीकल्चरल इनकम कैसे निकालूं, और पहले कौन सी निकलेगी, आई मीन टू से ये भी है। तो आप सबसे पहले समझिए तरीके हैं जी दो, कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन के डेटा पे डिपेंड करता है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये बंदा सिर्फ यहीं रुक जाता तो इसको कितने रुपए की एग्रीकल्चरल इनकम? एग्जैक्ट, अगर मैं अपने काम को यहीं रोक देता तो मेरे को भाई 8 लाख की एग्रीकल्चरल इनकम होनी थी, पर मेरे को टोटल कितने की हो गई, 40 का प्रॉफिट बना लिया। तो ये मेरे कितने की आ गई? सर ये डेटा दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा, बट डेटा नहीं देंगे तो हम निकालेंगे कैसे? बिल्कुल नहीं बनूंगा डेटा। He had it not produced, he would have sold the agriculture produce for 80 lakhs. तो मैंने एग्रीकल्चर में कैसे निकाला, 18 - 10। यहां तक क्लियर है बच्चे? ये एक तरीका हो गया। इसमें मैंने पहले कौन सी चीज निकाली, 8 लाख, उसके बाद कौन सी निकली, बिजनेस। समझ रहे हो आप, एक पैटर्न चल रहा है। अब मैं आपको एक और तरीका बता, अगर ये फैक्ट्री वाला है, अगर इसने खुद से नहीं उगाए होते तो इसने पोटेटोस को मार्केट से खरीदा होता। भाई अगर ये बंदा अलग है मान लो, तो आप मुझे बताइए इसकी फैक्ट्री की कॉस्ट कितनी, 30 लाख, और इसके पास पोटेटो ना होते तो ये खरीदता, कितने के खरीदता? एग्जैक्टली exactly. अगर मैं ये ना एग्रीकल्चर से एंगल से ना बात करूं, मैं बोलूं भाई अगर दोनों धंधे अलग है तो रादर देन मेरे को 10 लाख का ना मिलता, मेरे को 18 लाख की मिलती वो चीज। तो 18 लाख और मेरी कॉस्ट अपनी कितनी, 30 लाख, कितना हो गया, कितना, 30 + 18, कितना बोला बेटा, 28 का, 48, हाँ मुझे भी लगा, बस 48 तेज को दिया मैंने, है ना? ठीक है, 48 लैक्स। अब आप मुझे बताइए, अगर इसका मतलब मेरी कॉस्ट क्या हो जाती है, 48 लैक्स। मैं अगर फिर से बोलता हूँ, देखो इसके धंधे की सेल कितने की थी, 80 लाख। और मैं कह रहा हूं कि अगर सिर्फ इसका यही फैक्ट्री ही होता तो मैं कॉस्ट माइनस करता, एक तो 18 लाख, 18 लाख कैसे है समझ आया आपको, मैंने खरीदे होते, और दूसरा 30 लाख, तो 48 लाख कॉस्ट होती, तो 32 अपने अपनी आ जाता क्या, अपने आप आ जाता ना 32, और ये 32 आ गया तो आपकी बारी, ये 8 निकाल दो। तरीके आने चाहिए आपको सॉल्व करने की क्वेश्चन को। आप चाहते, अगर मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर ये डेटा उड़ा दिया मैंने, वैसे तो नहीं उड़ा सकता, ठीक है, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने ये डेटा उड़ा दिया तो मेरे को मेरी परचेस कॉस्ट ही नहीं मिलेगी उसके लिए। ठीक है, तो डेटा सारा दिया होगा, बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते। क्लियर है बच्चे? अब एक बार इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा। हाँ जी, हेलो, क्या होगा? अभी वैसे माइक में आवाज आ रही, माइक में आवाज नहीं आ रही ना, स्पीकर्स में नहीं आ रही, लाइटिंग ब्लर होता, नहीं वो नहीं, नीचे 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 एकदम हाले।
आइए बस स्पीकर में इतनी तेज आवाज कैसे आ गई मैडम? चलिए आइए बच्चों। अभी वैसे स्पीकर में आवाज आ रही? नहीं आ रही? यार मैं बिना स्पीकर में पढ़ा। हो गया? तो ये सब क्लियर है यहाँ तक? ओके। बस वैसे एक चीज इसमें होती है पर वो कैपिटल गेन में भी होती है। इसमें हमने एक चीज नहीं देखी जो मैं मतलब कैपिटल गेन में बताता हूँ, तो आपको अगर दिखेगा जैसे नोट्स में ना तो उसको इग्नोर कर देना कि सर ये जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है, ठीक है, ऊपर वाला एग्जांपल करा दूंगा जो वो काम खत्म हो चुका हमारा अभी। जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है, क्या मैं कह सकता हूँ या तो वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होता है या फिर वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होता है। कैसे डिसाइड होता है? हाउ विल यू डिसाइड कि क्या चीज रूरल एग्रीकल्चर है? जैसे अगर मैं आपको बोलूं छतरपुर में एक इंसान है उसके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, व्हाट डू यू थिंक? इट्स रूरल और अर्बन एग्रीकल्चर? अर्बन है भाई, दिल्ली शहर में एग्रीकल्चर लैंड होगा तो अर्बन हो जाएगा। तो बेसिकली ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो? पर ये वाली बात हमें यहाँ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही बार ड्राइविंग फोर्स वो जो चीज का आया था वो क्या था कि रूरल के लिए जो कंडीशन थी और अर्बन के लिए अलग होगी। तो उसी टाइम पे तो हमने सिर्फ बाइफरकेशन करा, बाकी तो सारे प्रोविजन मतलब नॉर्मली चले थे ना हमारे। तो बेसिकली बस आप एक आखिरी में बस इसको ऐसे बना के छोड़ दो, आपको जगह भी नहीं छोड़ने की जरूरत है। लेकिन आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि सर एक एग्रीकल्चरल लैंड या तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होता है या फिर एक अर्बन लैंड। ये कैसे होता है ये हम कैपिटल गेन्स में देखें, समझ रहे हो? कि कैपिटल गेन्स में इसको बेचोगे तो क्या होता है, अर्बन को बेचोगे तब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज रूरल एंड व्हाट एग्जैक्टली इज अर्बन। ठीक है बच्चे, बस इसको बना के छोड़ दो। और मेरे हिसाब से हाँ, मतलब नहीं भी बनाओगे तो चल, पर मैं बोल दिया इतना तो बना दो, मतलब बना दो। हाँ वो बस ठीक है, इसमें मतलब है ना, मत बनाओ क्योंकि मैं सोचो कैपिटल गेन नहीं कराऊंगा। अब आपने बस क्या करना है और फिर हमारा पूरा चैप्टर खत्म है। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा मैं इसके, ठीक है? आपको एग्जाम्पल दिख रहा है बच्चे? ये रहा। हम्म, रुको एक मिनट, अगर इसमें ऊपर भी कुछ दिया है तो। हाँ ठीक है, सिर्फ रीड करोगे तो समझ आ जाएगा। पूरा एग्जाम्पल तो ऐसा नहीं बना हुआ, वो तो हम जब क्वेश्चन में आपको भेज दूंगा तो देख लेंगे, पर आपको मतलब ये नोट से सारा हो जाएगा, सिर्फ इसको रीड करना है बच्चे ने। बिल्कुल हो सकता है, मतलब मैकडॉनल्ड्स ऐसा करती है। अच्छा, नहीं मेरे को कंफर्म नहीं है, मतलब मैकडॉनल्ड्स जो फ्राइज बनाती है वो खुद अपने पोटेटोज ग्रो करता है, ऐसा है क्या? हो सकता है, मतलब ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उनको जो क्वालिटी मेंटेन करनी है और वो चीज है। हाँ अच्छा ठीक है, वैसे 5 लाइन पढ़ लो बच्चे और नमस्ते करेंगे फिर एग्रीकल्चर इनकम को। हम्म? बिल्कुल सेट है कहानी यहाँ तक। ओके
तो सर जी अब आपने क्या करना होगा, आपको इसके नोट्स सब बच्चों के बन गए एग्रीकल्चरल के, है ना। तो बस वो नोट्स आपको रीड करने होंगे, बुक के अंदर ऐसा कोई डेटा नहीं, आप मॉड्यूल से पढ़ोगे तो यही बात है ये, ठीक है। एग्जाम पर्पस के एंगल से बता रहा हूँ। अब इसके बाद हमको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, जो मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दूंगा, समझ रहे हो, और वो जस्ट आप इन्हीं नोट्स से अप्लाई करोगे तो वो होगा, ठीक है साहब। चलिए, तो इतना रखते हैं बच्चे एग्रीकल्चरल इनकम। अब 5 मिनट की ब्रेक ले लो, और फिर 12:15 शुरू करता हूँ एक नया चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी, ये सोच रहा हूँ। हाँ, टेस्ट तो यार अभी क्लास के बाद, एक और क्लास के बाद, ठीक है। तो 1 घंटे का, अरे यार, अरे भैया, हेलो, हेलो आयुष, इजी इजी, सर उस दिन मैं बैठा था मेरे पास आके ऐसे इजी आयुष।